कि मेरे पास अगर ये नेगेटिव वोल्टेज को हटाना है तो मैं क्या करूँगा। तो अगर मुझे ये नेगेटिव वोल्टेज को हटाना है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। अगर मुझे ये नेगेटिव वोल्टेज को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ करूँगा। यानी कि यहाँ पर मेरा कुछ आर एल था, यहाँ पर मैं डायोड यूज़ कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब भी इंडक्टर को एनर्जी को डिसिपेट करना होगा तो वही क्या करेगा कि रीजन 3 को फॉलो करने के बजाय, यहाँ पे जो रीजन 3 है उसको फॉलो करने के बजाय इस फ्री व्हीलिंग डायोड से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसे मैटर नहीं करता कि उसके इस साइड में क्या करंट है या नहीं है। तो यहाँ इंडक्टर का जो के क्रॉस जो वोल्टेज है वो जब इस प्रकार से राइज होना शुरू करेगा कि वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर दे, तो उस कंडीशन में ये डायोड ऑन होगा, ना कि ये डायोड। तो ये डायोड तभी ऑन होगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा फ्रॉम द सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, नॉट विद रिस्पेक्ट टू लोड। और ये डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड तब टर्न ऑन होगा जब इंडक्टर को जब लोड को ज़रूरत होगी पूरी तरीके से एनर्जी को डिसिपेट करने की। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं निगेटिव वोल्टेज पोलरिटी को, निगेटिव वोल्टेज को जब हमें रिमूव करना हो। आप यूज़ कीजिए ये फ्री व्हीलिंग डायोड का कॉन्सेप्ट। ओके, सो अगेन अब चलते हैं आरएलए लोड। अभी सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डीसी मोटर है और डीसी मोटर को आप ये, चूँकि आरएलए लोड हमारा डीसी मोटर के एग्जांपल में आता है। अभी मेरा डीसी मोटर अगर लोड है तो क्या होगा कि आरएलए लोड को मुझे आरएलए लोड हम फॉर्म करेंगे जहाँ ई जो होता है बैक ईएमएफ के तौर पे देखा जाता है, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है। तो यहाँ पर अभी क्या करना है कि ये ऑन होगा कैसे, ऑफ कैसे होगा, ये हमें यहाँ देखने वाले। और क्या वेव फॉर्म होगा, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉफिट है, इन चीज़ों पर हम गौर करने वाले। तो आरएलए लोड में सबसे पहले वी एम साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पर भी हम एक एज्यूप्शन लेके चल लेते हैं कि जो करंट है यहाँ पर आई ऑफ जीरो कंडीशन में जीरो है। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव होता है तो मैं ये मानता हूँ कि प्लस विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, दिस इज हाई और पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली high and positive, remember I am using this word high and positive, then it's good, but there are EMF E and current is zero initially। तो अभी ये इसके क्रॉस ड्रॉप है वो जीरो मान लो। तो अभी यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो एट द रेट स्टार्टिंग, तो यहाँ पे एक सप्लाई है और यहाँ पे क्या करना है कि इससे ये डायोड जो है वो टर्न ऑन होने के लिए इसे थोड़ा यहाँ पे वोल्टेज इस बैटरी ई से ज़्यादा होना होगा तभी ये टर्न ऑन होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो क्या होगा कि मैं एक बैटरी ईएमएफ मानता हूँ और उस बैटरी ईएमएफ का जो ई है, रीजन में अगर आप पूरा वोल्टेज अक्रॉस अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा केवीएल लूप अगर आप लगा दोगे तो क्या मिलेगा, वो ऐसा कुछ मिलेगा कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो नहीं होता। यानी कि जब बैटरी ज़्यादा है, यानी कि जब ये वाला पॉइंट, यानी कि ये कैथोड वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली ये ऑन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड ही पॉजिटिव है ना। अगर दोनों साइड ही पॉजिटिव हैं तो ये ज़रूरी है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस बने वो हमारा दैट शुड बी ग्रेटर देन बिल्ट इन वोल्टेज, और इफ़ it is here the built-in voltage is zero, it is zero, so at that situation the positive magnitude in this side, this anode side, that should be greater than this one। अब यहाँ डायोड को ऑन होना है तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है, अब ये ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, यानी कि डायोड अब मेरा कंडक्ट करेगा। जब ये डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट मेरा कुछ फ्लो होगा इस पोजीशन से और एक क्लोज लूप फॉर्म कर लेगा। अभी जब ये ऑन होगा तो आरएलई लोड दैट जस्ट एग्जैक्टली अक्रॉस द सोर्स, तो केस वन हमारा कैसा बन जाएगा, केस वन हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा कि ये हमारा सोर्स है, ये हमारा आर इंडक्टेंस एंड बैटरी ई। अब यहाँ से आप करंट का केवीएल इक्वेशन निकालिए जो कि निकलेगा कैसा कि आई ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी माइनस ई एंड प्लस आई
इन दिस सिचुएशन आप ये अगर केस 1 की बात करें, मैं इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। अगर आप ये केस 1 की बात करें तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, सॉरी दिस इज अ वी ऑफ ओमेगा टी, और इसे आप मान लीजिए वी एम साइन ओमेगा टी। तो जब आप इससे सॉल्व करेंगे, इस करंट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको करंट इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में मिलता है, आई ऑफ ओमेगा टी वी एम बाई जेड, जहाँ जेड जो है इम्पिडेंस है आर एल का, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, जहाँ थीटा जो है वो इम्पिडेंस एंगल है, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस वी डी सी बाई आर। अगर ये सपोज ये इसको मैं अगर वी डी सी बोल दूँ तो ओके, वी डी सी बाई आर प्लस के इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो आपको अल्फा से बीटा में कुछ ऐसा मिलेगा। जब डायोड और टर्न ऑफ होता है तो यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा, यानी कि लोड से जो करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा, राइट, क्योंकि ओपन सर्किट होगा। जैसे ही ये बैटरी ई से जो वोल्टेज है, जो एनोड का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा डायोड कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में मेरा डायोड ऑन हो गया। और करंट, जैसा कि आपने करंट का वेवफॉर्म देखा है, इसमें इसमें आपको इतना पोर्शन सब्सट्रैक्ट होता है माइनस वी टी सी बाई आर। अगर आप बाकी पोर्शन को देखेंगे उठा के तो वो सिमिलर है आर एल लोड के सी एल इक्वेशन से, यानी कि आप सिर्फ इतना पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड होता है, माइनस वी डी सी बाई आर जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, तो उतना बस करंट जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और वेवफॉर्म बस वैसा ही का वैसा ही रहेगा, यानी कि वैसा ही फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर करंट जो है वो कुछ ऐसा फ्लो होगा। अच्छा, अभी करंट को या तो पाई के इस पार आना हो सकता है, या तो इस साइड आना हो सकता है, यानी कि इस रीजन में हो सकता है, या तो इस रीजन साइड हो सकता है। तो किस साइड होगा ये डिपेंड करेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। अगर ये ज़्यादा हाई है तो ये इस पर जाएगा, अगर ये कम है तो यहीं पर ड्रॉप कर जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कंटिन्यू, इसे यूजुअली फुल ब्रिज के केस में अगर हाई इंडक्टेंस है तो कहा जाता है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, एंड डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूस ही मिलना है, चाहे वो इस पार आए चाहे वो इस पार आए, डिपेंड करेगा क्या वैल्यू है। ये पीक वैल्यू जरूरी भी नहीं कि वैसा हो, क्योंकि अगर इस रीजन में फॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं कुछ दिखा देता हूँ कि कैसे कम हो जाएगा। ये कुछ इस साइड से हो जाएगा और ये वैल्यू यहीं पर ड्रॉप कर जाएगी। अदरवाइज ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये कुछ इस साइड आकर ड्रॉप होगी, कुछ ऐसा। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर जो हमने आर एल लोड को डील किया था। अगर आपने ठीक से नहीं समझा है तो उसे एक बार जाकर रिपीट कीजिए। चलिए, अभी यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि डायोड यहाँ से टर्न ऑन हो रहा है। अगर डायोड यहाँ से टर्न ऑन हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ पर से दिखेगा और उससे फॉलो करता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सोर्स वोल्टेज है, सपोज ये हमारा सोर्स वोल्टेज ऐसा फॉर्म हो रहा था, तो इसे एग्जैक्टली यहाँ से फॉलो करेगा यहाँ तक। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा। ये कंडक्ट जहाँ तक करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये आउटपुट वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज को जाना कैसा है। ठीक है, और उसके अलावा यानी कि ऑफ कंडीशन, जब डायोड ऑफ रहेगा तो चूंकि यहाँ पे बैटरी है इसलिए यहाँ पे ई को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज को जब तक ऑन है, और जब ऑफ होता है तो बैटरी की वोल्टेज को फॉलो करेगा आउटपुट वोल्टेज। सो अगर आप यहाँ आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 पाई, सॉरी 1/2 पाई, और आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे 0 टू अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, ये अल्फ़ा है मेरा, जहाँ पे जो वी एस है सोर्स सप्लाई वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज ई दोनों मैच करते हैं। तो मैं मेरा यहाँ पे अल्फ़ा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ बैटरी वोल्टेज ई अपॉन वी एम। सो ये पूरा ऑब्वियस है कि यहाँ पे बैटरी वोल्टेज जो है दैट शुड बी लेस देन दिस वी एम। Otherwise, what will happen if battery voltage is more than this peak voltage of the supply peak voltage, यानी कि यहाँ पे ही अगर वो बैटरी वोल्टेज लाई करना शुरू कर देगा, यानी कि ई जो है मेरा सपोज जो मेरा पीक वोल्टेज है वो मेरा है मान लो
10 वोल्ट। और जो बैटरी ये जो ई है यानी कि जो बैटरी बैक ईएमएफ राइज हो रहा है ये मेरा मान लो है 5 वोल्ट, देन इट इज़ फाइन, ओके चलो सप्लाई करेगा, रेक्टिफाइड होगा। अगर ये 15 वोल्ट हो जाता है तो रेक्टिफाइड नहीं करेगा। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज मैं निकाल सकता हूँ। 0 से अल्फ़ा के लिए मेरा ई होगा डी ओमेगा टी, प्लस करूँगा मैं अल्फ़ा से बीटा, बीटा मेरा एक्सटिंक्शन एंगल है कि जहाँ पर मेरा करंट जो है वो मेरा 0 होगा, बीटा। और ये मेरा हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर दूंगा। चलिए, अभी आरएलई लोड भी हो गया, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि what is the power how to calculate the power supplied by the source and how you will calculate the power received by the load. So क्या पावर सप्लाई हो रहा है, एसी पावर, दैट शुड बी इक्वल टू रिसीव पावर, राइट। सो रिसीविंग पावर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? रिसीविंग पावर में आर है, ई है, एवरेज जो अगर आप देखो क्योंकि इधर डीसी है, दैट शुड बी डीसी। सो डीसी का जो एवरेज डीसी करंट है फ्रॉम द इंडक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये हमें पता है। इंडक्टर से जो एवरेज करंट फ्लो होता है वो 0 होता है, और एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दैट शुड बी 0, दैट विल बी 0। सो क्या होता है कि तो हमें सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है कि यहाँ से क्या एवरेज करंट फ्लो हो रहा है, दैट शुड बी मल्टीप्लाई विथ बैटरी, एंड क्या आरएमएस करंट फ्लो हो रहा है, दैट शुड बी दैट्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड विथ रजिस्टर, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके, सो इससे आप पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो और डिफरेंट चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरएलई लोड में आर है मेरा, सपोज अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बैटरी को चार्ज करूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी बैटरी को चार्ज करना है तो फिर मुझे वहाँ पर रजिस्टर आर की तो कोई यूजेस है ही नहीं, तो फिर उस केस में कैसे एनालाइज करूँ मैं इस सर्किट को? तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे कि अगर मुझे चार्जिंग करना है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो अगर मुझे बैटरी चार्ज करना है तब मैं कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता हूँ जिसमें मैं इंडक्टर की जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई रखता हूँ। क्यों हाई रखता हूँ, वी विल सी लेटर, बट अभी के लिए ये मान के आप चल सकते हो कि ये लिमिट करता है करंट को, जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो करंट का जो रिपल बनता है यहाँ पर वो काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने इंडक्टर की वैल्यू को हाई रखा। यहाँ पर अब जो हमारा वेवफॉर्म बनेगा वो हम देख, मान लो ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वी एम साइन ओमेगा टी है जिसका पीक यहाँ पर है। अब डायोड को कंडक्ट करने के लिए सेम कंडीशन होनी चाहिए कि बैटरी से मेरा ज़्यादा होना चाहिए, तो मेरा मान लो बैटरी यहाँ पे लाई कहीं करता है। अब क्या होता है कि इस पॉइंट पे यानी कि ये अल्फ़ा वाले पॉइंट पे मैं अल्फ़ा वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई कर लेता हूँ, तो साइन ओमेगा टी विल बी रिप्लेस बाय द अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई बाई वी एम। तो ये जो अल्फ़ा पॉइंट है ये अल्फ़ा पोजिशन है, इस कंडीशन में डायोड मेरा ऑफ रहता है और इसके बाद मेरा डायोड ऑन होना शुरू करता है। सो होगा क्या कि ये मेरा डायोड जो होगा ये मेरा कंडक्ट करना शुरू करता है, तो करेंट का वेवफॉर्म क्या बनता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इस करंट का वेवफॉर्म अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा कि ये करंट यहाँ पे 0 रहेगा और फिर यहाँ से कंडक्ट करना शुरू करेगा। जस्ट वी एम साइन ओमेगा टी, जो अगर आप यहाँ केवीएल इक्वेशन लगाओगे तो कुछ ऐसा मुझे मिलेगा, इंडक्टर बैटरी सिमिलरली वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा कि वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई टी टी, ये इक्वेशन मुझे मिलेगा अगर आप केवीएल इक्वेशन फॉर्म करोगे। तो यहाँ पर आप करंट को सॉल्व करके यहाँ से आप नॉर्मली करंट का इक्वेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा वैसा ही बैटरी करंट चलेगा और ये मेरा कहाँ पे ऑफ होना है ये डिपेंड करेगा कि इंडक्टेंस की मैग्नीट्यूड कितनी है। अगर इंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड कम है तो ये भी थोड़ा कम पिक लेकर ऑफ हो जाएगा। मेरा इस कंडीशन में मेरा ऑफ रहेगा। यहाँ पे मेरा डिवाइस ऑन हुआ था,
ओके, ये मेरा करंट का मैग्नीट्यूड। ओके फाइन, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर मुझे बनाना है तो उसका वेव फॉर्म मुझे कैसे मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज सपोज करो कि यहाँ पे प्लस माइनस है, ये इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज है, तो कैसे मिलेगा मुझे। जब मेरा डायोड ऑफ था तो मुझे बैटरी करंट मिलेगा। जब मेरा डायोड ऑन हो जाता है तो जब मेरा डायोड ऑन हो जाता है तो मुझे मिलेगा कि मैं सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करूं, तब तक करूं जब तक कि मेरा डिवाइस टर्न ऑफ नहीं हो जाता। उसके बाद फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, उसके बाद मुझे मिलना शुरू हो जाएगा फिर से डायोड ऑफ होने के कारण बैटरी ई, ये मेरा सप्लाई, ये मेरा फिर से बैटरी ई। तो यहाँ पे आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं और ये काफ़ी कम डिस्टर्बिंग, अगर आप देख रहे होगे तो काफ़ी कम डिस्टर्बिंग दिखती है। यहाँ पे इंडक्टेंस क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट विल लिमिट द करेंट। ओके, तो यहाँ पे एलई लोड और आरएलई लोड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कितना पावर सप्लाई करो, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट पावर रिसीविंग बाय द लोड। अगर आप ये लॉसलेस सर्किट मानते हैं, यानी कि डायोड में कोई लॉस नहीं है, जो कि होता नहीं है, यहाँ कोई पाथ में कोई लॉस नहीं है, जैसे कि आप कोई वायर ले रहे हो तो वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो सब कोई लॉस नहीं है, सिर्फ सप्लाई कितना हो रहा है और रिसीव क्या हो रहा है, बस इतना ही है। तो आप जब यहाँ पी ए सी इज इक्वल टू पी डी सी मानोगे, जो एवरेज इस साइड जा रहा है, उसे आप कितना मानोगे, जो एवरेज करंट फॉर्म होगा, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो एवरेज करंट कितना मिल रहा है, और ये कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है एवरेज करंट, ये एवरेज करंट की बात कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बैटरी ई। ओके, चूंकि यहाँ पे कोई आर लोड है नहीं तो ये जीरो, क्योंकि इसमें से जो एवरेज करंट फॉर्म होगा इंडक्टर से वो जीरो होगा। तो ये मेरा एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाता है कि जितना मैंने सप्लाई किया होगा उतना मेरा लोड पे पहुँचता है, यानी कि जितना मेरा सप्लाई हुआ है सोर्स से उतना ही मैं डीसी पे ले पा रहा हूँ, यानी कि कंप्लीटली चार्ज हो जा पा रहा है, यानी कि पूरी की पूरी पावर सप्लाई हो पा रही है बैटरी को, यानी कि नो नीड टू वरी अबाउट इट। सो दैट इज़ अ रीज़न कि आर एल ई लोड और एल ई लोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फुल ब्रिज पे जाएंगे और फुल ब्रिज अनकंट्रोल्ड टाइप सर्किट में जाएंगे और वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का एनालाइज करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं।